195 रन का लक्ष्य था। मैं 0 पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया था। हमारी टीम टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। मैच के बाद टीम राजस्थान रॉयल्स के एक ओनर मेरे पास आए। शेन वॉर्न भी मौजूद थे। ओनर ने मुझसे कहा, हमने तुम्हें $1 मिलियन देकर 0 पर आउट होने के लिए नहीं खरीदा। फिर हंसते हुए उन्होंने मुझे 3-4 थप्पड़ मारे। ये थप्पड़ ज्यादा जोर से नहीं थे, लेकिन ये मजाक भी नहीं था। अभी आपने जो बयान सुना, ये न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर का है। उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी आत्मकथा रॉस टेलर ब्लैक एंड व्हाइट में किया। 21 अप्रैल 2011 के दिन आईपीएल के 23वें मुकाबले के बाद घटी ये डरावनी घटना एक ट्रेलर मात्र है मैदान के पीछे चल रहे काले खेल का, जिसमें पैसे, पावर और प्रेशर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने क्रिकेट के मैदान को कॉर्पोरेट बैटलफील्ड बना दिया, जहां कई महीनों तक खिलाड़ियों को अपना गुलाम बनाकर रखा जाता है। टीमों के मालिक किसी कंपनी के मैनेजर की तरह आते हैं और बीच मैदान पर किसी भी खिलाड़ी को फटकार देते हैं। ये भी नहीं देखते कि खिलाड़ी सीनियर है या जूनियर, या फिर इस फटकार से उसकी मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा। शायद वो उस वक्त भूल जाते हैं कि वही खिलाड़ी प्रशंसकों को स्टेडियम तक खींच कर लाते हैं। वही खिलाड़ी उन्हें सुर्खियों में आने का मौका देते हैं। उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो टीम के सदस्य नहीं, सिर्फ मालिक हैं। वे उद्योगों और कॉरपोरेट दिग्गजों के चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन खेल के मैदान में खासकर प्रशंसकों के लिए वे अतिरिक्त कलाकार हैं बस। हो सकता है कि खिलाड़ियों की गुलामी वाली बात आपको अटपटी लगे, लेकिन साल 2014 में इंग्लैंड के पूर्व लेजेंडरी ऑलराउंडर इयान बॉथम भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने सवाल किए थे कि कैसे आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को साल के 2 महीने के लिए खरीद सकते हैं। खैर, हमें यकीन है आईपीएल 2024 का वो दृश्य आपके जहन में अब भी जिंदा होगा, जब केएल राहुल पसीने से लथपथ जर्सी में, हाथ में हेलमेट के स्ट्रैप को पकड़े हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका की डांट सुन रहे थे। संजीव गोयनका हाथ हिला हिलाकर ऐसे डांट रहे थे जैसे राहुल कोई 3rd क्लास के बच्चे हों। राहुल उन्हें जवाब देने की कमजोर कोशिश करते, लेकिन बीच में ही रुक जाते, हार मान लेते, सिर नीचे झुका लेते और हेलमेट को घूरते। जब बहुत बवाल मचा, राहुल के फैंस ने सोशल मीडिया पर गोयनका को खरी खरी सुना दी। तब गोयनका ने सफाई दी कि हम दोनों तो सिर्फ मैच के बारे में बात कर रहे थे। गोयनका की वो बात कितनी गंभीर या साधारण थी पता नहीं, लेकिन साल 2025 के ऑक्शन से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने राहुल को रिलीज कर दिया। फिलहाल राहुल दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है। लखनऊ से रिलीज किए जाने के बाद राहुल ने एक इंटरव्यू में स्टार स्पोर्ट्स से कहा था कि उस घटना के बाद टीम पर बुरा असर पड़ा था। जाहिर भी है, क्योंकि लखनऊ ने ये आईपीएल सीजन 7वें नंबर पर खत्म किया था, यानी नीचे से 4था नंबर। अब एक बार फिर संजीव गोयनका वही गलती दोहराते दिख रहे हैं जो 2024 में दोहराई थी। इस बार उनके हत्थे चढ़े हैं ऋषभ पंत, जिन्हें लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदा है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा कप्तान भी बनाया है। इतना बम्पर पैसा खर्च होने के बावजूद टीम 1 अप्रैल तक 3 में से 2 मैच हार चुकी है, तो कप्तान पंत के बल्ले से भी सिर्फ 27 रन ही निकले हैं। ऐसे में एक बार फिर तस्वीरें वायरल हैं। गंभीर मुद्रा में गोयनका पंत को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किताब में सिर्फ गोयनका का चैप्टर नहीं है, इसमें नीता अंबानी का नाम भी लिखा है, जो मुंबई इंडियंस की मालकिन है। शुरुआती 2 मैच हारने के बाद 31 मार्च को मुंबई ने कोलकाता को हराकर जीत की राह पकड़ ली, मगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अब भी सवालों के घेरे में है। वो 3 मैच में सिर्फ 21 रन ही बना सके। इसके बाद नीता अंबानी और रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है। बातचीत क्या थी ये तो उन्हीं दोनों को पता होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरों से कयासों को बल मिलता है। मैदान में नजर आने वाली तस्वीरों के अलावा कहानियां ड्रेसिंग रूम की भी हैं। अक्सर कैमरे पर हंसती मुस्कुराती नजर आने वाली पंजाब 11 की मालकिन प्रीति जिंटा भी इसी प्रकार एक बार झल्ला उठी थी। बात आईपीएल के 10वें सीजन की है। टीम 10 मैचों में 7 हार और 3 जीत के साथ 7वें नंबर पर खिसक गई थी। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद जब पंजाब अपना अगला मुकाबला आरसीबी से 1 रन से हारी, तो प्रीति जिंटा ने डगआउट में बवाल मचा दिया। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार सह मालकिन प्रीति जिंटा का गुस्सा गालियों से भरा था और उन्होंने बार बार एफ शब्द का इस्तेमाल किया। जूनियर खिलाड़ियों के साथ साथ सपोर्ट सहयोगी स्टाफ और टीम मेंटोर संजय बांगर को भी खरी खोटी सुनाई गई। दूसरा उदाहरण है साल 2008 यानी आईपीएल के पहले सीजन का, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान का एक बयान आया कि उन्हें खुद की टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि शाहरुख खान टीम के मालिक हैं, तो उनके हिसाब से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हालांकि वो ये नहीं समझ पाए, ड्रेसिंग रूम वो जगह है जहां खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले और मैच के दौरान खेल की रणनीति बनाते हैं। यहाँ किसी कॉर्पोरेट या पैसों के हिसाब किताब की बात नहीं होती।
शायद यही वजह थी कि शाहरुख को आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारियों ने रोक दिया टीम से मिलने के लिए। जब विवाद बढ़ा तब उस वक्त आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने भी सफाई दी। एसीयू अधिकारी सख्ती से कलर कोड फॉलो करते हैं, ये ललित मोदी ने कहा। अगर किसी को टीम मैनेजर की मंजूरी के साथ रेड बैज जारी किया जाता है तो वो व्यक्ति सभी जरूरी एरिया में जा सकेगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि हर टीम ऑनर को ऐसा एक बैज दिया जाएगा। उन्हें डगआउट और ड्रेसिंग रूम में बैठने का अधिकार है। माने यहीं से मालिकों को ड्रेसिंग रूम में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल गई। द इकोनॉमिकल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जब आईपीएल के शुरुआती दौर में सौरभ गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, तब उनसे पूछा गया कि टीम इंडिया की कप्तानी करना आसान था या कोलकाता नाइट राइडर्स की। तब उन्होंने टीम इंडिया जवाब दिया, क्योंकि टीम इंडिया की कप्तानी करते वक्त आधी रात मुझे किसी ने फोन करके ये नहीं पूछा कि तुमने 18वें ओवर गेंदबाजी धीरे क्यों नहीं की। ये बात सौरभ गांगुली ने कही थी। हालांकि सौरभ ने किसी का नाम नहीं लिया था। बाद में आरोप लगे कि सौरभ गांगुली ने यह बात शाहरुख खान के लिए कही थी। अब यहां यह सवाल बनता है कि शाहरुख को खेल के बारे में क्या ही जानकारी होगी। उन्होंने तो सिर्फ पैसा खर्च किया है, शायद पैसा ही सबसे जरूरी हो। इसका असर भी देखने को मिला। कैसे? तो पहले ललित मोदी के स्टेटमेंट में एक लाइन पर ध्यान दीजिए, जिसके पास रेड बैज होगा वो सभी जरूरी एरिया में जा सकेगा। यानी किसी दूसरी टीम का मालिक दूसरी टीम के खिलाड़ी से भी मिल सकता है। आईपीएल के शुरुआती सीजन से रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के साथ थे, मगर 2009 सीजन के बाद उन्होंने अलग होने का मन बनाया। माने जडेजा ने राजस्थान के साथ करार रहने के बावजूद मुंबई से संपर्क साधा, या यूं कहें कि आईपीएल मालिकों ने इनके साथ संपर्क साधा हो। कुछ भी हो सकता है। इसके कारण भी हैं, क्योंकि जडेजा ने साल 2009 में 13 मैच खेले थे और 295 रन बनाए थे, 6 विकेट भी लिए थे। एक मैच में तो सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जो मैच जिताऊ है। जडेजा मुंबई के साथ मोटे अमाउंट से जुड़ पाते उससे पहले आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने उन पर 1 साल का बैन लगा दिया। ये उन पर असर था, यानी 2010 सीजन में वो नहीं खेल पाए। 2011 में जडेजा ने वापसी की और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े। तब से आज तक वो इसी फ्रेंचाइजी के साथ खेल रहे हैं। यही कारण भी है जो लोग आईपीएल में खामियां ढूंढते हैं वो अक्सर आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग को इंडियन पैसा लीग भी बोल देते हैं। आईपीएल टीमों के मालिकों की दखलंदाजी सिर्फ मैदान और ड्रेसिंग रूम तक सीमित नहीं है, ये ऑक्शन में भी खूब दिखाई देती है। जैसे साल 2011 के मेगा ऑक्शन में बेंगलुरु के मालिक विजय माल्या रणनीतिकार अनिल कुंबले के साथ पहुंच गए। कुंबले ने घरेलू खिलाड़ियों की लिस्ट पहले से बना रखी थी और उनके लिए 3-4 लाख रुपए का बजट बनाया था। मतलब एक एक खिलाड़ी के लिए 3-4 लाख रुपए का बजट। मगर माल्या की जिद ने आरसीबी की पूरी नीलामी प्लानिंग बर्बाद कर दी। हुआ यूं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि मोहम्मद कैफ को किसी ने खरीदा नहीं, मगर जब पुणे वॉरियर्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई, दोबारा जब बोली लगी तो उनका नाम नीलामी में आ गया। सबको लग रहा था कि उन्हें बेस प्राइस पर खरीदा जाएगा, लेकिन तभी माल्या को जोश आ गया और उन्होंने बोली बढ़ा दी। कैफ $1,30,000 में बिके, जो उस वक्त इंडियन करेंसी का करीब 60,61,900 रुपए हो सकता है, जिससे अनिल कुंबले के होश उड़ गए। इससे आरसीबी की रणनीति गड़बड़ा गई और टीम उन घरेलू खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाई जिन्हें वो लेना चाहते थे। यहाँ माल्या के लिए 60-70 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, माने कोई मायने नहीं रखता, मगर क्रिकेट को अपना पूरा जीवन दे देने वाले अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए अपमान की बात जरूर थी, जिनकी पूरी रणनीति को विजय माल्या ने कुछ ही देर में धराशायी कर दिया था। ये पूरी कहानी केकेआर के पूर्व निदेशक जॉय भट्टाचार्य ने साइरस ब्रोचा के साथ पॉडकास्ट में बताई थी। बहुत सी घटनाओं के बाद इतना समझ आता है कि आईपीएल ने फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए ये तो नियम बनाए हैं कि उनको अपनी टीम किस तरह चलानी है और उनको रेवेन्यू में किस तरह हिस्सा मिलेगा, लेकिन वे खिलाड़ियों के साथ किस तरह बात करेंगे इस तरह का कोई नियम नहीं। यहाँ पर उनसे बस केवल यही उम्मीद की जाती है कि वो पेशेवर तरीके से पेश आएंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों को किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन से निराशा या असंतुष्टि महसूस हो सकती है, लेकिन मैच के दौरान मैदान पर सीधे खिलाड़ियों पर गुस्सा व्यक्त करना आमतौर पर गैर पेशेवर और गलत है, जिससे खिलाड़ियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। खासकर जो युवा खिलाड़ी टीम में शामिल किए जाते हैं और जिन्हें देखकर वो क्रिकेट खेलना सीखे हैं, जब उन्हें वो सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज झेलते हुए दिखते हैं तब उन्हें भी अपने भविष्य में यही दिखाई देता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब T20 क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल हो गया है, इसे विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश हो रही है, तो खेल और व्यापार को थोड़ा सा अलग अलग रखना जरूरी है। खिलाड़ियों को कमतर आंकने वाली तुच्छ हरकतें बंद करनी होंगी, क्योंकि यूरोप में फुटबॉल और अमेरिका में बास्केटबॉल के मालिक भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
उनकी टीमें भी हारती हैं, मगर वो कभी भी मैदान में आकर अपने खिलाड़ियों को बेइज्जत नहीं करते। शायद भारतीय व्यापारियों को भी ये तरीके अपनाने होंगे। शायद इतना करने मात्र से क्रिकेट की जो जेंटलमैन वाली छवि वापस लौट सकती है। फिलहाल आप इस आईपीएल मालिकों के हस्तक्षेप और व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।